सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिट 1 के क्विक शॉट के वीडियो में आपका स्वागत है। इस यूनिट को हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जो भी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हमने लर्न किए हैं उनका एक सिस्टमेटिक एप्लीकेशन, यानी कि ऐसे बोले तो उनका हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं। टेक्निकल यूज हो सकता है या फिर जो जो भी तरीके से हम लोग यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक रिलायबल सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उसके अंदर हम अगर एक सिस्टमेटिक वे से एक प्रोसेस को फॉलो करके जब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे तो उसके अंदर जो मेन फोकस होता है वो तीन चीज़ों पर होता है, जिसको कि हम लोग एक ट्रायंगल भी बोलते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है क्वालिटी, फिर आती है कॉस्ट, फिर आती है टाइम। ये हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, उसके बाद हमें जो मेन चीज़ें जिन पे हमें ध्यान देनी है थ्रू आउट द प्रोसेस डेवलपमेंट, यानी जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग डेवलप करेंगे उसके अंदर क्वालिटी, कॉस्ट और टाइम तो हमारा मेन फोकस होगा ही। साथ के साथ उसके जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, ऐसे बोले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के जो मेन की फैक्टर्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले आती है प्रोग्राम, जिसको कि हम लोग पिलर 1 भी बोल सकते हैं। प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल कोड या फिर जो भी लॉजिक हमने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए लिख रखा है। डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो क्लाइंट की क्या नीड है, जो भी यूजर के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, यूआई कैसा होगा, हमें फिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है, जिसके अंदर हम लोग हर एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, छोटे से लेकर के बड़े तक। फिर आता है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर मतलब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, बेसिकली हम लोग ये समझेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को यूज करना है, या फिर बोले तो कैसे उसको हम लोग डेवलप करेंगे सस्टेनेबल हो। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर समझते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस इज ऑल अबाउट क्वालिटी, कॉस्ट एंड टाइम, एंड अबाउट द प्रोसीजर्स, अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन एंड अबाउट द प्रोग्राम्स, दैट हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर एक प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं जो कि सस्टेनेबल हो, बेटर हो, स्केलेबल हो। कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसके लिए ये डायग्राम काफ़ी है। बोलते हैं ना, वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होता है वो वियर आउट नहीं होता है। ये डिग्रेड भले ही कर सकता है अगर हमने इसके अंदर एक्सटर्नल चेंजेस या फिर अपडेट्स लेकर के आए हैं तो। सेकंड चीज़, सॉफ्टवेयर जो होता है उसको हम लोग डेवलप करते हैं, ये मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है। यानी इसके अंदर फिजिकल असेंबली लाइंस, ऐसे बोले तो इसके अंदर फिजिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हाँ, हम लोग फिजिकल कंपोनेंट्स को यूज करने वाले सॉफ्टवेयर्स डेवलप जरूर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब क्या होता है, बेसिकली जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इंटेंजिबल तो होता ही है, साथ के साथ ये ऐसा होता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और लॉजिकल होता है, फिजिकल नहीं। वहीं बेसिकली अगर सिंपल तरीके से समरी में बोलना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं। साइड में ये कर्व दिया गया है जो काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों को समझा देगा। इसको हम लोग बाथ टर्व टब कर्व बोलते हैं, बाथ टब कर्व। इसके अंदर देखो, जो हार्डवेयर है वो क्या होता है कि जब हम उसको बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर जो फेल्यूर रेट है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, फिर एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो इंक्रीज करता है। जो इंक्रीज वाला फेज है उसको हम लोग वियर आउट फेज बोलते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि इनिशियली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फेल्यूर का रेट जो होता है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होता है, और एक टाइम के बाद जब हम लोग उसके अंदर सारे के सारे, ऐसे बोले तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जब हम लोग यूज करते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर के अंदर भी अलग अलग होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो उसके अंदर वियर आउट का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बीच बीच में जो येलो स्पाइक्स दिख रही हैं वो इसकी वजह से दिख रही हैं क्योंकि मान लो कि हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अपडेट किए तो कुछ नए बग्स आएंगे, तो उन बग्स को फिक्स करना पड़ेगा क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वियर आउट हो गया। फिर अगला अपडेट हमने दिया, यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सर आपने अपडेट तो दिया लेकिन अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो जो स्पाइक्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अगर हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कंटिन्यूअस अपडेट्स दिए टाइम बाय टाइम तो उसके थ्रू कुछ बग्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो वियर आउट फेज हो सकता है वो एक शॉर्ट स्पैन के लिए आ सकता है। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस वर्सेज द इंजीनियरिंग प्रोसेस। द सॉफ्टवेयर क्राइसिस का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सॉफ्टवेयर बैठ गए हड़ताल पे बोले कि नहीं हमें भी पैसा चाहिए, हम लोग केवल काम ही थोड़ी करेंगे। नहीं, जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रोसेस है उसके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम्स किस प्रकार की हमें फेस करनी पड़ सकती है। जैसे एक टाइम स्पेन दिया गया है, उससे हमने ज़्यादा टाइम स्पेन ले लिया तो इसको हम लोग मैसिव डिले बोलेंगे, या फिर जो कॉस्ट हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट लग गया, या फिर जो क्वालिटी हमने डेवलप किया वो पुअर हो गया। ये सारी चीज़ें, इसका बेसिकली कॉज क्या हो सकता है,
ऐसे मानो कि हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, जैसे-जैसे डेवलप करते जा रहे हैं, पता चल रहा है कि कुछ बग्स ऐसे हैं जो फिक्स ही नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाएगी, या फिर जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट जो हो रहा है, वो प्रॉपर प्रॉपर नहीं हो रहा है, या फिर कंटीन्यूअसली सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ कर रही है, जिसके कारण लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम लोग साइड होते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस सॉल्यूशन की बात करें, या फिर ऐसे बोलें तो जो कोर इंजीनियरिंग प्रोसेस है वो क्या है, वो इन्वॉल्व करता है सबसे पहले कम्युनिकेशन। ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो सॉफ्टवेयर क्राइसिस है उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने बताया, इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग एक प्रॉपर इस्टेब्लिश करेंगे रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ जो क्लाइंट है, या फिर जो अलग अलग लेवल पे लोग वर्क कर रहे होते हैं। हम लोग उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमें क्या डेवलप करना है, हमें क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें। फिर आता है मॉडलिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब हम लोग सिस्टम को डिजाइन करेंगे, साथ के साथ एक्चुअल कोडिंग भी इसी के अंदर आता है। फिर आता है डिप्लॉयमेंट, यानी जब हमने सब कुछ कर लिया तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूजर को डिलीवर करेंगे और कंटिन्यूअसली उनके फीडबैक को गैदर करेंगे और उसके हिसाब से अपने एप्लीकेशन को एम्बेलिश करेंगे, गार्नर यानी कि डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे, जिसके थ्रू वो जो स्पाइक्स जो हमने देखा बाथटब कर्व के अंदर, वो डिक्रीज हो सके। ये भी एक अच्छी टॉपिक है, थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा। एमसी कॉल्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। ये बेसिकली क्या बताता है, एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी। तो जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, ऐसे बोल सकते हो, तो इन सिंपल टर्म्स की सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। ये ट्राइंगल है जिसके अंदर प्रोडक्ट ऑपरेशन यानी उसकी वर्किंग क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, करेक्टनेस, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी होनी चाहिए। फिर आता है प्रोडक्ट रिवीजन, यानी कि उसके अंदर इजीली हम लोग अपडेट्स अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, बग ना आए, ऐसे बग्स ना आ जाए कि सॉल्व ही ना हो। फिर आता है प्रोडक्ट ट्रांजिशन, यानी कि एडेप्टेबिलिटी, जिसके अंदर पोर्टेबिलिटी और रीयूजेबिलिटी हम लोग पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा मैंने एग्जैजरेट किया है सॉफ्टवेयर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एक ट्रायंगल के थ्रू आप याद कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूछा जाता है एग्जाम में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऐसा कुछ साइकिल नहीं है जो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाएगी। ये एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग एरर फ्री सॉफ्टवेयर को डेवलप कर पाते हैं। जिसका सबसे पहला फेज है रिक्वायरमेंट, यानी कि एनालिसिस बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग ये पता करेंगे कि हमें क्या बनाना है। फिर आता है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, या फिर इसको हम लोग डिजाइन एंड कोडिंग भी बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर हम लोग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बना के ये चेक करेंगे कि कैसे इसको बनाना है, क्या करना है, कौन से लेवल पे कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें। और इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये सब चीज़ें जब हम लोग बना लेंगे उसको हम लोग कोडिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। फिर आता है लास्ट फेज, इसके अंदर टेस्टिंग, मेंटेनेंस या फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस हम लोग बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है उसकी जो प्रॉपर क्वालिटी है वो मेंटेन्ड है, साथ के साथ कंटिन्यूअसली लोगों के फीडबैक को लेते रहेंगे और सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते रहेंगे, उसको कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रेडिशनल मॉडल जो कि वाटरफॉल वर्सेज इटरेटिव वाटरफॉल। तो जो वाटरफॉल मेथड होता है वो स्टैंडर्ड मेथड होता है जो कि काफ़ी लिनियर होता है, यानी सिक्वेंशियल होता है। जब एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के खत्म होने के बाद स्टार्ट होती है तो उसको हम लोग वाटरफॉल मेथड बोलेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। और ऐसा एक सिंपल प्रोसेस है जिसको आप लोग आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। और टेस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, जो सबसे मतलब जो टेस्टिंग वाला फेज है वहाँ पर कहने का मतलब क्या होगा, पहले रिक्वायरमेंट होगा, जब रिक्वायरमेंट खत्म होगा तो डिजाइन प्रोसेस होगा, डिजाइन प्रोसेस हो जाएगा तो कोडिंग प्रोसेस होगा, कोडिंग के बाद बेसिकली टेस्टिंग होगा, फिर बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह इसके अंदर आती है। अब ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोडिंग किया, कोडिंग के बाद फिर वापस से चलेंगे रिक्वायरमेंट पर समझने कि नहीं हम लोग रिक्वायरमेंट भूल गए, नहीं। जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथड है उसके अंदर बैक एंड फोर्थ ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो फेजेस हमने डेवलप किए उसके अंदर फीडबैक अलाउड है। मतलब हमने कोई डिज़ाइन कंप्लीट किया, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि क्या सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि एरर्स को हम लोग पहले करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथड है उससे ज़्यादा सुपीरियर इटरेटिव होता है। अब इटरेटिव का मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कहीं से कहीं जंप कर सकते हैं, हाँ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है। वाटरफॉल मेथड का मतलब ये होता है सिंपल, लीनियर एंड वन प्रोसेस स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द अनदर प्रोसेस। लेकिन जो इटरेटिव होता है उसके अंदर हमें ये पता चल सकता है कि वी कैन हैव एन अर्लियर फीडबैक दैट कैन हेल्प अस डिजाइन द बेटर सॉफ्टवेयर एट एनी पर्टिकुलर लेवल, किसी पर्टिकुलर लेवल पे। ये काफ़ी अच्छा लगता है, मैं इसको ढांचा बोलता हूँ, द प्रोटोटाइप मॉडल। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि पहले एक सैंपल बनाओ,
एक सैंपल बना करके अच्छे से क्लैरिफाई कर लो कि क्या सारे नीड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग अगर डेवलपमेंट में जाएँ तो हम लोग बेहतर तरीके से डेवलपमेंट कर पाएँ। इसका एडवांटेज क्या है? अब सोचो, तुम्हें किसी ने बोला कि 2 घंटे में मेरे को एक सॉफ्टवेयर चाहिए जिसके लिए 2 दिन लगेंगे, फिर 2 दिन के बाद हम लोग 2 साल में इसको डेवलप करेंगे और ऐसे-ऐसे। तो ये एक बोले तो एम्बिग्यूअस है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। अल्टीमेटली हम लोग कंप्यूटर छोड़ देंगे, हाथ खड़े करके बोलेंगे नहीं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो उससे बचने के लिए तो प्रोटोटाइप मॉडल है जो ये बताता है कि अगर यूज़र के रिक्वायरमेंट्स जो हैं, यूज़र के रिक्वायरमेंट भी बेसिकली इसके अंदर आ सकती हैं। यूज़र बोल दे कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जो कि पेमेंट भी करे, साथ के साथ उसके अंदर हम लोग खाना भी ऑर्डर कर सकें, खाना ऑर्डर करने के बाद उसके अंदर ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकें। कहने का मतलब ये है, मैं ऑल इन ऑल ये बताना चाहता हूँ कि जब हमें प्रॉपर तरीके से कुछ क्लियर नहीं है, तुम लोग ढाँचा बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। पहले नक्शे जो चलते थे, तो हमें अगर कुछ क्लियर नहीं है तो उस केस में हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जिसका मेन एम ये होगा कि जो भी सारी आइडियाज़ अनक्लियर हैं या फिर हाइली वोलेटाइल आइडियाज़ हैं, उनको क्लियर करें और प्रॉपर तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पर जब जाएँ, तो किसी तरीके का टेंशन, स्ट्रेस, कन्फ्यूज़न हमारे पास हमारे किसी भी लेवल पर ना हो। इसका आउटकम क्या होता है? अब देखो, यूज़र की नीड को हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए हमने ढाँचा बनाया और जब हमने एक प्रॉपर ढाँचा डेवलप कर लिया तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो काफ़ी एनहांस्ड होगी और काफ़ी बेटर होगी। जैसे इसके अंदर एक जो डायग्राम है वो ये बताता है कि सबसे पहले प्रोटोटाइप बिल्ड करो, यानी कि ढाँचा। ढाँचा बोलता हूँ मैं बेसिकली ईज़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर हम लोग यूज़र की फीडबैक लेंगे। यूज़र बताएगा कि नहीं मैंने यहाँ पर ये बोला था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपडेट करेंगे। साथ के साथ फिर क्या करेंगे कि हम लोग कंटिन्यूअसली प्रोटोटाइप को रिफाइन करते रहेंगे और ये एक ऐसा देख सकते हैं इटरेटिव टाइप का थोड़ा-थोड़ा हो रहा है, जिसके अंदर हम लोग ये कंटिन्यूअस प्रोसेस करते रहेंगे जब तक कि हमें पूरे तरीके से हमारी टीम को ये एश्योरिटी ना मिल जाए कि नहीं, वी आर फाइनली एबल टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ये जो हमें आइडियाज़ अब दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी क्लियर है, इनके ऊपर हम लोग वर्क कर सकते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाएँगी तो फिर हम लोग फाइनली सॉफ्टवेयर या फिर सिस्टम को बनाने के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। द स्पाइरल मॉडल ये थोड़ा रिस्क ड्रिवन होता है, कैसे हम लोग समझते हैं? इसके अंदर बेसिकली हम लोग इटरेटिव डेवलपमेंट जो होता है उसको डीप रिस्क एनालिसिस के साथ कंबाइन करते हैं, जो कि प्राइमरीली फॉर द मेन पर्पस ऑन द ब्रॉडर बेसिस लार्ज कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स के लिए यूज होता है। जैसे 4 क्वाड्रेंट्स की बात करें हम लोग, तो इसके अंदर समझने वाली बात क्या है? सबसे पहले डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम लोग गोल्स या फिर ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करेंगे। साथ के साथ हम लोग रिस्क को आइडेंटिफाई और रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी एनालिसिस करेंगे रिस्क की। साथ के साथ प्रोटोटाइप्स यानी कि ढांचों को हम लोग बिल्ड करेंगे जो यूजर की बेसिकली नीड है उनके अकॉर्डिंग। डेवलप एंड टेस्ट, फिर हम लोग नेक्स्ट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर यानी उसको सॉफ्टवेयर को बिल्ड करेंगे, उसको कंटिन्यूअसली टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट इटरेशन को प्लान करेंगे, यानी कि हम लोग अगले साइकिल में जंप करेंगे। कहने का मतलब क्या है? देखो, पहला एक पूरा साइकिल हम लोग कंप्लीट करेंगे। अब हमने कंप्लीट कर लिया, हमें पता चला कि इस स्टेज में, इस क्वाड्रेंट में हमें प्रॉब्लम दिख रही है, डेवलपमेंट टेस्ट हमने किया तो हमें प्रॉब्लम दिख रही है, तो फिर वापस से हम लोग इस लूप को चलाएंगे। फिर पता चला कि जो हमने रिस्क पता किए थे वो रिस्क अब इंक्रीज कर गए हैं, जब हमने सॉफ्टवेयर पे वर्क किया तो फिर से हम लोग इस पर्टिकुलर स्पाइरल को चलाएंगे। तो ये एक स्पाइरल टाइप का कर्व है जो कि कंटिन्यूअसली 4 क्वाड्रेंट्स के बीच में टू एंड थ्रो ऐसे मोशन बेसिकली कर रहा होता है, जिसका मेन नेम ये होता है कि हमें फाइनली एक ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाए जो सारे के सारे क्वाड्रेंट्स को एटलीस्ट प्रॉपर तरीके से सेटिस्फाई करे और यूजर की नीड्स को भी प्रॉपरली मतलब स्टैब्लिश्ड हो, उनके अनुसार वर्क करे ये सॉफ्टवेयर। जिसके अंदर बेसिकली रिस्क ड्रिवन है, क्योंकि कंटिन्यूअसली ऐसे समझो कि किसी एक पर्टिकुलर इस जो कर्व है उसके अंदर किसी क्वाड्रेंट पर हमने वर्क किया तो अगले क्वाड्रेंट में भी बेसिकली इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसको हमने फिक्स किया। फिर अलग अलग, मतलब कहने का सिंपल मतलब ये है कि ये अप्रोच है, ये थोड़ा ऐसा है जिसके अंदर कंटिन्यूअसली हम लोग लूप में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे हमने प्रॉब्लम को फिक्स किया, अगले स्टेज पे प्रॉब्लम आ जाए। एक पर्टिकुलर स्टेज का प्रॉब्लम जब फिक्स करने हम गए तो पता चला कि उस पे भी सेम प्रॉब्लम आ सकता है। तो सिंपल इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो लूप्स के अंदर होता है, और हर एक लूप जो होता है उसके अंदर जब एक सिस्टम जाता है तो वो कंटिन्यूअसली इम्प्रूव होता है, और इसके अंदर जो रिस्क होते हैं उसको हम लोग पहले और कंटिन्यूअसली हैंडल कर रहे होते हैं थ्रू ईच क्वाड्रेंट जिसके थ्रू हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। इंक्रीमेंटल ग्रोथ, इवोल्यूशनरी एंड इटरेटिव एनहांसमेंट। इवोल्यूशनरी मॉडल को तुम आदि मानव और आज के मानव से रिलेट कर सकते हो। सिंपल इसका मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट्स के अंदर डेवलप करते हैं, यानी शुरुआत में उसके अंदर कुछ ना भी हो तो आगे चल के उसमें आ सकता है, उसके अंदर आ सकता है, उसके रिलेटेड अगर है तो यूजर की नीड्स के। तो
हर एक वर्जन जो होता है वो कंटिन्यूअस अपडेट्स के साथ नए फीचर्स देता है जो कि पुराने वर्जन से बेटर होते हैं। साथ के साथ ये फ्लेक्सिबल होता है और यूजर फ्रेंडली होता है। जबकि इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग मल्टीपल रिपीटेड साइकिल्स बनाते हैं जिसके अंदर सिस्टम कंटिन्यूअसली डेवलप होता है और इम्प्रूव करता है। इवोल्यूशनरी मॉडल के अंदर एक ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टेज बाय स्टेज हम लोग जंप करते जाएँ, लेकिन इटरेटिव मॉडल के अंदर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वर्जन हम लोग बनाएँगे, उसके अंदर भले ही ना कुछ हो, हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। फिर उसके बाद अगले यूज़र के फीडबैक के अकॉर्डिंग या फिर जो भी सारी नीड्स हमें पता चले कि नहीं सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हों, तो हम लोग नए वर्जन को लॉन्च करेंगे। जैसे प्ले स्टोर पर अपडेट वगैरह आते हैं, वर्जन 2.1.2, 2.1.5 ऐसे। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि हम लोग इटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल के अंदर एक अर्ली पार्शियल वर्किंग सिस्टम या फिर ऐसे बोले तो जो ऐसा सिस्टम हम लोग डेवलप करेंगे जो पूरा काम ना भी कर पाए। कौन केयर करता है इस चीज़ की? अगली बार जब हम लोग डेवलप करेंगे इसके नए वर्जन में तो उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा ऐड कर देंगे, उसको इन्हांस कर देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक कंटिन्यूअस सब्सिक्वेंट साइकिल के साथ जब इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है तो ऐसे मॉडल्स को हम लोग इंक्रीमेंटल ग्रोथ मॉडल बोल सकते हैं जिसके अंदर इवोल्यूशनरी मॉडल और इटरेटिव इन्हांसमेंट मॉडल आते हैं। ये भी थोड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर एक जो हमने पढ़ा कि सीक्वेंशियल स्टेप होता है। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि अगर हमें प्रोजेक्ट की कंडीशंस डिफरेंट तरीके की दी गई हैं तो हमें कौन से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की डेवलपमेंट जो है उसके लिए कौन से मॉडल्स को यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हमें रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर्ली क्लियर हैं और फिक्स हैं तो हम लोग वाटरफॉल मेथड को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लीनियर है। जब सब कुछ पहले से ही प्रॉपर तरीके से पता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिक्वायरमेंट अगर अनक्लियर हैं या फिर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं तो उसके केस में प्रोटोटाइप यानी हमें एक ढांचा बनाना होगा जिसका मेन एम ये होगा कि ये समझ लें कि कहना क्या चाहते हो। उसके बाद अगर ज़्यादा रिस्क है और लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर है जिसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा लग रहा है तो स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। और हमें एक चाहिए कि हमें कोई जैसे क्लाइंट आया उसने बोला कि मुझे 2 दिन के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे दो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ मॉडल है उनको यूज करेंगे। अब फिर उसके बाद क्लाइंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली हम लोग चेंजेस करते जाएंगे, नए वर्जन्स लॉन्च करते जाएंगे जिसके थ्रू में नए अपडेट्स मिलते जाएंगे। यूजर भी सेटिस्फाइड है, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड है कि चलो भाई सॉफ्टवेयर तो ऐसा हमने डेवलप कर लिया तुरंत से तुरंत। उसके बाद उसके अंदर लगातार अपडेट्स देते जा रहे हैं, लगातार चेंजेस लाते जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर वर्सेस कन्वेंशनल यानी कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी बेहतर है क्योंकि इनटेंजिबल एंड लॉजिकल है, साथ के साथ हाईली फ्लेक्सिबल है और इजीली हम लोग इसके अंदर चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टाइम के साथ वेयर आउट यानी ख़त्म नहीं हो जाता है। हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग डेवलप करवा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको इंजीनियर भी कर सकते हैं। जबकि कन्वेंशनल इंजीनियरिंग यानी कि जो हार्डवेयर इंजीनियरिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल थी। फिजिकल कंपोनेंट्स वगैरह इसके अंदर यूज होते थे और टेंजिबल थी। इनटेंजिबल का मतलब होता है बेमिसाल, अभूतपूर्व। ये इंग्लिश वर्ड है, मैंने इसको याद कर रखा है तो बता दिया। और टेंजिबल मतलब क्या हो जाएगा, फिक्स्ड, जिसके अंदर विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बेसिकली आ सकती हैं। तो जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है वो क्या है, फिक्स्ड है। अगर एक बार मैन्युफैक्चर हो गई तो वो फिक्स्ड है, उसके अंदर हम लोग चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और ये टाइम के साथ इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अंदर बहुत जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा क्वालिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो इसके लिए हमने कुछ स्टैंडर्ड पार्ट्स यूज करने हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने कन्वेंशनल इंजीनियरिंग के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम लोग डेवलप करना चाहते हैं उसको कर पाएंगे। जेनेरिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक ऐसे स्टैंड अलोन सिस्टम्स होते हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और इनको ओपन मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है, जिसके लिए बेसिकली क्या होता है, जो मतलब कोई भी जनरल यूजर इसको यूज कर सकता है। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, यानी जेनरिक जो दवाइयाँ जैसे होती हैं उसको जेनरिक सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग रिलेट कर सकते हो कि उनका सिंपल काम ये होता है कि उनको डेवलप किया जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और उनको पर्पज फिक्स करने के लिए ओपन मार्केट के अंदर सेल कर दिया जाए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल का सिंपल मतलब ये होता है कि जो भी सारी फंक्शनलिटीज़ क्या सॉफ्टवेयर परफॉर्म कर सकता है। और नॉन फंक्शनल का मतलब क्या होता है कि जो भी बेसिक चीज़ें जो फंक्शनल के अंदर नहीं आती हैं वो इसके अंदर आती हैं। जैसे क्वालिटी एस्पेक्ट, यूआई हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, सिक्योरिटी, रीडेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी भी इसके अंदर आ सकता है। रीडेबिलिटी तब आएगी तब सॉफ्टवेयर मेनली कंसर्न है बुक्स या फिर उनके रिलेटेड जो फील्ड है उसके अंदर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करें तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का सिंपल मतलब ये याद रखो कि हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे सिस्टम का यहाँ पर ब्लूप्रिंट बनाएंगे। और जो प्रोटोटाइप मॉडल था उसके अंदर हमने पूरे का पूरा प्लानिंग जब किया था, उसका ढांचा बनाया था, तो उसको हम लोगों ने प्रोटोटाइप मॉडल बोला था। तो जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है उसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर कैसे इंटरेक्ट करेगा, एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करने पर वो क्या रिजल्ट देगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। थैंक यू अलॉट। पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और जो पीडीएफ होती है उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि एक पेज के अंदर सारे के सारे टॉपिक्स को समराइज़ कर दूँ, तो वो पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी।